सपने देखे हैं तो पूरा करके दिखा, सपने देखे हैं तो पूरा करके दिखा, पीछे क्यों कदम हर बार करता है और लोगों की बातों से ऊपर उठ जा तू, देख आसमान तेरा इंतज़ार करता है। नमस्कार दर्शकों, मैं खुशबू गैरोला आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम साहित्य यात्रा की इस कड़ी में। इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारी कोशिश रहती है कि आपको वरिष्ठ साहित्यकारों से रूबरू करा सके। किसी ने सही कहा है कि पाना है जो मुकाम वो भी बाकी है, अभी तो आए हैं ज़मीं पर आसमान की उड़ान भी बाकी है, और अभी तो लोगों ने सुना है सिर्फ मेरा नाम, अभी इस नाम की पहचान बनाना तो बाकी है। पर हमारे साथ आज जो हस्ती स्टूडियो में मौजूद है, उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपनी रचनाओं द्वारा एक अपनी अलग पहचान बनाई है। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के कार्यक्रम की अतिथि वरिष्ठ कवित्री कमलेश्वरी मिश्रा जी का। नमस्कार सादर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद कमलेश्वरी जी। धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो साहित्य यात्रा है उसकी शुरुआत किस प्रकार हुई, कब और कैसे हुई? मेरी जो साहित्यिक यात्रा है ये जीवन की शुरुआत से तो नहीं थी, पर हाँ, जब 20-21 साल मेरे व्यतीत हो गए जीवन के, तो अचानक सहसा ही मुझे रात 12:55 पर किसी शक्ति ने मुझे ऐसे उठाया कि कुछ लिखना है तुम्हें। और मैं उठी, मैंने अखबार के कोने पर जो शेष खाली भाग बचा हुआ होता है, हाँ जी, उस पर मैंने वो पंक्तियाँ लिखी जो मुझे आदेश दिया गया था उस रात्रि के शून्यकाल में। और मैंने लिखा, वो पंक्तियाँ थी मेरी: गहन कालिमा बीती, आया प्रातःकाल, प्रातःकाल को काल न समझो, ये तो प्रतिदिन नया संदेशा है। लाखों का आवागमन हुआ, लाखों का हुआ मरण, दिग्भ्रमित सपनों से राह दिखाता प्रातःकाल। ये पंक्तियाँ मेरे जीवन की, शायद यही मेरा साहित्य का मार्ग था और यही मेरे साहित्य का एक वो सुफत बना जो मुझे निरंतर मेरी विडंबनाओं से, मेरी वेदनाओं से मुझे कोसों दूर एक सतमार्ग पर लेता चला गया। और आज मैं उसी पथ पर चल रही हूँ, जो मेरा स्वप्न था वो मेरा साकार होता चला गया आज तक। जी। जब आपने लिखना शुरू किया होगा तो आपने घर में बताया होगा, परिवार में अपनी ये रचनाएं जो आपने थोड़ी बहुत लिखी थी उस समय पर वो बांटी होगी, तो परिवार के जो लोग थे उन्होंने आपका समर्थन किया या उनकी क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? हाँ, ये प्रतिक्रिया तो थी इस पर कि मैंने रात को लिखा, वो भी 12:55 पर। मैंने अखबार की उसी साइट पर ये 12:55 लिख दिया था। तो अक्सर क्या होता था, मैं कोटद्वार में ही मेरा जन्म और मैं पली बड़ी, मेरी शिक्षा सब वहीं हुई है। हाँ जी। तो माँ मेरी अपनी आती थी मेरे पास बच्चों की वजह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड सर्विस में थे। तो माँ जब आती तो मैं अपने दिल की तमाम बातें उनको बताती थी। मैंने माँ से कहा, मैंने कहा माँ, आज रात को ऐसा हुआ, क्या ये सपना साकार है? तो मेरी माँ पहले कुछ नहीं बोली, फिर माँ ने कहा मुझे कि बेटा क्या लिखा आपने? मैंने कहा मुझे 12:55 पर कोई ऐसा आदेश आया कि तुम उठो और लिखो ये पंक्तियाँ। मैंने माँ को अपनी वो पंक्तियाँ सुनाई तो माँ कुछ देर तो चुप थी। फिर माँ ने मुझे अपने पास बुलाया, मैं क्योंकि बच्चों के संग बहुत व्यस्त रहती थी, छोटे छोटे थे दोनों बच्चे। मैं माँ के पास आई, माँ ने कहा बेटा बैठ। तो मैं बैठी, मैंने पूछा शायद हो सकता माँ को कोई आवश्यकता है, पर माँ ने मेरे सर पर अपना बृहद हस्त रखा और मुझे उन हथेलियों से जो स्पर्श दिया। माँ ने कहा मुझे कि आज मुझे इतनी खुशी है कि तुम्हारा नाम सार्थक होगा एक दिन, जो नाम मैंने तुम्हें दिया है, क्योंकि बेटा ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है और इस ज़िंदगी में न जाने कितनी वेदनाएं, न जाने कितनी खुशियाँ और न जाने कितने बाट तुम्हें रोकेंगे और तुम उस पर दुखी भी होगी। तो माँ ने मुझे कहा था कि अब तुम्हें कोई दुख नहीं पहुँचेगा, क्योंकि तुमने वो रास्ता पकड़ दिया, तुम्हें भगवान ने वो रास्ता दे दिया जो तुम्हें कैसी कैसी वेदनाओं से तुम्हें आसानी से आगे ले जाता रहेगा। तो मेरी वो माँ का आशीर्वाद और मेरे शब्द, फिर तो बेटा मैं शायद वो दिन और माँ का असीम आशीर्वाद मुझे निरंतर गति देता रहा। और ये गति मेरी आज मैं आपके सम्मुख हूँ। अपने उत्तराखंड दूरदर्शन का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मुझे इस लायक आप लोगों ने समझा है।
जी, ये दूरदर्शन की एक नई कोशिश, नई पहल है जी। कि मुझ जैसे नवोदित साहित्यकार को वो मौका दे रहे हैं साक्षात्कार लेने का, आप जैसे वरिष्ठ साहित्यकार का। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपकी माँ ने आपका समर्थन किया, जी। तो बहुत अच्छा लगता है जब बड़ों का आशीर्वाद आप पे रहता है जी। और आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहो, जब आपका परिवार उसमें साथ रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। जी। तो इसी से जोड़ना चाहूँगी जी। कि आपने जैसे आपने लिखना, बहुत सी आपने रचनाएं लिखी है, जी। तो बहुत से लोग, बहुत किस्म के लोग आपको मिले होंगे। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने साथ दिया आपका और आपको प्रोत्साहित किया होगा। जी। जी। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी नकारात्मक सोच के ज़रिए आपको पीछे धकेलने की कोशिश की होगी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये तो कहते हैं ना कि जिस तरह से सांसें आती हैं जाती हैं, जी। सांसें आती हैं जाती हैं, कभी सांसें इतनी अच्छी चलती हैं कि हमें आभास नहीं हो पाता कि हवा अच्छी चल रही या बादल हैं या धूप तेज़ है। जी। तो यही सामाजिक वातावरण है, सामाजिक परिवेश भी मैं सोचती हूँ ऐसा ही है। मेरा अपना जो मन का सोच है उत्पन्न हो रखी, तो बेटे ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं, पर मेरा ये सौभाग्य रहा है, मैं खुशी से कहना चाहूँगी यहाँ पे ये बातें, कि मेरा ये सौभाग्य था कि मुझे जीवन के जितने भी पल मिले और जितने मेरे साहित्यकार समाज मिला, उन साहित्यकार समाज में मुझे निरंतर ऐसा कभी मेरे अवरोध पैदा नहीं हुआ कि मैंने अपने को रोका, क्योंकि मुझे अपनी रचना, मुझे अपने चिंतन और मुझे अपनी संवेदनाओं पर इतना अच्छा वो है, जैसे कह सकते हैं ना कि एक बट वृक्ष खड़ा है सामने पे जिसमें 1000 प्रकार की चिड़ियाँ हैं और वो बट वृक्ष चुपचाप रहता है, आनंद लेता रहता है ना। वो साम्राज्य बट वृक्ष का साम्राज्य है। तो वो साम्राज्य ही समझिए कि मेरा दिल था कि मैंने कभी उन चीज़ों की तरफ नहीं सोचा, उन चीज़ों की तरफ मैंने झांकने की कोशिश कभी नहीं की कि जो मेरे अच्छे समय को अवरुद्ध करें। तो मैंने अच्छा ही अच्छा देखने की कोशिश करनी चाहिए अभी तक, और शायद आगे भी ईश्वर जब तक मुझे सांसें इस मन में, इस तन में हैं, तो मैं सोचूंगी कि मैं अच्छा ही देखूं। सच में कमलेश्वरी जी, जो हमारा नज़रिया है बहुत मायने रखता है कि हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा नज़रिया क्या है जीवन को देखने का। जी जी जी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि रात को आपकी पहली कविता आपने लिखी थी जी, तो जैसे बचपन में अक्सर जैसे पूछा जाता है ना बचपन में बच्चों से कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, कुछ बच्चे बोलते हैं हमें इंजीनियर बनना है, कुछ बोलते हैं डॉक्टर बनना है। तो क्या आपके मन में साहित्य के प्रति जो रुचि थी ये बचपन से थी कि आपने बचपन में कभी सोचा हो कि जब आपको शब्दों का ज्ञान होगा आगे चल के भविष्य में आप साहित्य के क्षेत्र में कदम रखेंगी? नहीं, मैंने सोचा है कि बचपन तो चुलबुला है जी, और हर बचपन चुलबुला होने की वजह से ठहरता कहीं नहीं, और ठहरने की उम्र उसकी पल पल उसके जो अनुभव हैं या उसका जो दृष्टिकोण है या उसका जो परिवेश है वो उसको एक मुकाम देता चला जाता है, और वो जो मुकाम देता चला जाता है उसमें परिस्थितियाँ कैसी आ पाती हैं। मैंने आपको बताया कि मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं साहित्यकार ही बनूं। मेरी साहित्यकार बनने की वही रात थी जब मुझे 12:55 पर, शुक्रवार था उस दिन, मुझे वो पंक्तियों ने मुझे साहित्यकार बनने के लिए एक दृढ़ता दी, एक मुझे रास्ता दिया, एक मुझे सुख दिया, बहुत बड़ा चैन दिया। तो मेरा साहित्य का जो स्तर है वो 19 के बाद मेरे को ये मिला। उससे पहले मेरा साहित्यकार बनने का तो स्वप्न भी नहीं था। हाँ, मुझे शौक था बचपन में कि मैं कृष्ण की चुपचाप मैं माँ से कहती थी मुझे अच्छी सी साड़ी पहना दो और मैं राधा बनना चाहती हूँ। बहुत छोटी थी, 6-7 साल की। तो माँ मुझे अक्सर कहती थी, जैसे होती है माँ कहती है नहीं, पर मैं उसके पीछे जिद करके, छोटी थी 7 भाई बहनों में तो जिद्दी आदत थी बचपन से, मैं कहती नहीं मुझे राधा बनना है। मुझे पता नहीं, क्योंकि उस वक्त हमारे समय में बेटा सन 65-66 की बात है, टीवी वगैरह भी नहीं था हमारे कोटद्वार में, तो परंतु राधा बनना है। अब क्यों ये बात मन में आई, ये बाल मन ने क्यों राधा को स्वीकारा, तो कहीं ये पूर्व जन्म का कुछ होता है अटैचमेंट, या ये पूर्व जन्म का कुछ ताल्लुक होता है जिंदगी से। वो राधा बन करके फिर मैं चुपचाप राधा के अकेले जाती थी पेड़ के नीचे, फिर मैं कुछ डांस करती थी, नाचती थी और कृष्ण का भजन गाती थी जो मुझे आता था, जो माँ भजन गाती रहती थी। तो ऐसा मेरा बचपन था। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं राधा बनूं, पर भगवान की जो लीलाएं चलती हैं वो अनुभव के आधार पर, जिंदगी के पग और उसका परिवेश क्या है वो उस अनुकरण करके फिर चलता ही चला जाता है। ये मेरा था बेटा बचपन।
जी। मतलब आपको नृत्य का भी काफ़ी शौक था? हाँ, नहीं मतलब बचपन की जिज्ञासा जिसे कह सकते हैं, इसे शौक तो नहीं कहूँगी, मन करता था, दिल से करता था कि मैं ऐसा करूँ। हाँ जी, ऐसा था। अच्छा, आपने हिंदी में भी काफ़ी रचनाएं आपकी है, आपने गढ़वाली में भी काफ़ी कुछ लिखा है, तो आज दूरदर्शन के इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर आप गढ़वाली में कुछ सुनाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा आपसे इन शब्दों प्रश्न के पहले मैं ये कहना चाहूँगी जी कि मेरी हिंदी में तो 8 पुस्तकें मेरी निकली हुई हैं जी। उसमें मेरी प्रथम पुस्तक जो निकली थी वो ये मेरी पुस्तक है सुरभि समीर। तो ये मैंने सन 2009 में मेरा संस्करण निकला था जी। तो उसके बाद फिर मेरा जो निकला वो बहुत सारी बीच की किताबें हैं। धरती की नब्ज़ है, हथेली में लहरें हैं, और स्वप्न था या सार है, चूल्हे की धरती है, पगडंडी की ओस है, और दिए उम्र की। जी। 8 मेरी पुस्तकें हिंदी की छपी हैं। वो क्रमशः सन 2009 से निकलती रहीं 15 तक। फिर उसके बाद कुछ बच्चे की दुर्घटना के बाद मैंने बीच में बिल्कुल बंद कर दिया था अपने को, पर मैं लिखती थी, पुस्तकें नहीं छपा पाई। तो उसमें मेरा हिंदी पे मैं गढ़वाली आपको ज़रूर सुनाऊंगी, आपका आदेश मैं अवश्य मानूंगी। गढ़वाली में मेरी एक कविता छपी थी नोएडा से, बहुत सारी छपी हैं मेरी नोएडा से। राष्ट्रीय सहारा में एक आर्टिकल आता था उत्तराखंड का, तो उसमें मैंने मेरो पहाड़ एक मैंने छोटा सा कहानी दी थी उसमें कि एक बच्चा हमारा पहाड़ का, जब नदी आजकल जैसे बरसाती नदियाँ आती हैं तो नयार घाटी का मुझे संस्मरण है। मेरे पिताजी कभी रोते थे, इस संस्मरण को याद करते थे, तब मैंने महसूस किया था। तो वो 5-6 साल का बच्चा क्या कहता है कि पहाड़ तो मेरा है पर मुझे लेने के लिए ये लोग कौन आए हैं। जैसे हमारे बाहर के आ जाते हैं कि बेटा तुम पढ़ भी लोगे हमारे साथ और तुम्हारा भविष्य भी बन जाएगा, है ना, ये चीज़ें हैं। तो क्या था कि मैं जब वो बाल मन मेरा बहुत मन से मैं उस चीज़ को स्वीकारने लग गई थी कि ऐसा कहीं ऐसा होता है। तो क्या हुआ था कि नयार नदी बहुत तेज़ आती थी, उसमें उस बच्चे के माँ बाप पार करते समय पुल नहीं था, बह गए, तो वो अनाथ सा हो गया। तो उस पर मैंने लिखा था, उसने अपने पहाड़ को फिर भी नहीं छोड़ा। उसने लिखा कि वो जोर से, मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगी, लघु कहानी ये, उसने वहाँ 2-4 पत्थर उठाए जो उसको लेने के लिए आ रखे थे साहब मेम साहब। उसने पत्थर उठाए और जोर से नयार नदी की तरफ फेंका कि नयार नदी तू इतनी विकराल है कि मैं तुझे एक दिन पुल के नीचे बांध के रखूँगा और मैं अपने माँ पिता का बदला जरूर लूँगा, पर मैं इन के साथ नहीं जाऊँगा, मुझे तो अपना पहाड़ ही प्यारा है। और वो जल्दी से जाता है, एक अमरूद की टहनी पर बैठ करके जैसे पकड़ के झूलते हैं ना, तो वो कहता है मैं तो तितली जैसा हूँ। मतलब वो गढ़वाली में बोलता है कि मैं गढ़वाली में बोलना चाहूँगी इसे कि मित ठंडी हवा को छो बालू मिन नी जानते मुल्क मिन नयार नदी माँ पुल बनाण मिन नयार नदी माँ पुल बनाण अपरे बुए बाबा तय मिन खोजण। तो ये पंक्तियाँ मैंने उसमें लिखी हैं इस तरह से। और जो गढ़वाली गीत मेरा और जो उसमें छपा था, एक घंटा घर और पीपल देवता, हाँ जी हाँ जी, जो देहरादून की हमारी प्रतिष्ठा है घंटा घर, हाँ जी, और मैंने उसको मानवीकरण में लिया है जी। तो घंटा घर को मैंने भेजी करके संबोधन दिया और पीपल जी को मैंने देवता के संबोधन दे करके मैंने उसमें आर्टिकल लिखा था, वो भी दिल्ली से ही छपा था राष्ट्रीय सहारा में। तो वो कहते हैं घंटा घर भेजी और पीपल देवता की आपस में बातें चल रही हैं, संवाद। वो कह रहे थे कि अरे भेजी, मैं गढ़वाली में बोलना चाहूँगी इसे, कि भेजी भेजी देखो वो मत बेटे कान फिर मुर्दा लेकर आना छीन। वो जो जुलूस निकलते थे ना शुरू में, जब आंदोलन चल रहा था हमारे यहाँ उत्तराखंड में, तो हम लोग, मैं यहीं थी उस वक्त, तो मैं एक बार जारी थी वहाँ ओएनजीसी की तरफ, प्रोग्राम था मेरा कवि गोष्ठी। एक बहुत मुझे तब लगा था, एक मरीज इतना सीरियस था, वो गाड़ी का हॉर्न बजता रहा, पर जुलूस वालों ने क्या करा, अपना जुलूस में उस अर्थी को जलाते रहे, किसी नेता की जैसे बनाते हैं पुतले, और हम उधर के उधर खड़े, वो उसका मास्क लगा रखा बेचारे का, ऑक्सीजन लगा हुआ। और मेरे दिल को ये चीज़ बहुत कचोट गई थी। मैं घर गई उस दिन, मैंने ये चीज़ लिखी, मैंने कहा मैं इसको ज़रूर छपाऊंगी। तो उसमें उसने कहा देखो रोज़ आ जाते हैं और रोज़ आकर के हमारे कलेजे के नीचे रोज़ एक मुर्दा जलाते हैं,
मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसने कहा पीपल देवता ने कि पीपल देवता, घंटाघर भैजी ने कहा पीपल देवता तुम्हारे झुकड़ी के नीचे, तुम्हारे हृदय के नीचे रोज एक मुर्दा जलाते हैं, इनको क्या हो गया है? इन्होंने ये नहीं देखा कि कोई मरने वाला आदमी है। अरे तुम कम से कम उसको सांसें तो दे सकते हो, तुम उसके लिए कुछ सोच तो सकते हो। लेकिन प्रशासन और पुलिस विभाग सब दूर दूर खड़े थे, वहां पुतला जला था, नारे लग रहे थे जो कि अनावश्यक थे बिल्कुल, है ना। एक मरीज की जान बच सकती थी, पर उनको अपने नारे और अपने नारों के अलावा कुछ नहीं दिखता था। तो बेटा मैंने उस पर वो आर्टिकल दिया था, तो मैंने वो छपा था, मुझे बहुत खुशी हुई थी। मेरे लिए बहुत पत्र आए थे बड़े बड़े हमारे जो साहित्यकार भाई बहन हैं, आदरणीय जगुड़ी जी वगैरह हमारे लिए, कि आपने बहुत अच्छा आर्टिकल दिया। तो इस तरह की संवेदना एक लेखक के अंदर होना बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है मेरे बच्चे। और जो मैं गढ़वाली, मैंने उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल डूबा था जब, उसकी 4 पंक्तियाँ सुनाऊंगी गढ़वाली में, ये भी मेरी वहीं से छपी है। हाँ जी। म्यारा टिहरी का ऊंचा ऊंचा डांडा बतो, कने तुम तक पहुँचीन तोक हता। म्यारा टिहरी का ऊंचा ऊंचा डांडा बतो, कने तुम तक पहुँचीन तोक हता। माने ये लोग तुम तक कैसे पहुँच गए? उसमें मैंने एक लाइन और सुनाऊंगी। भिलंगना को सुई श्याट मोड़ी द्याई, भिलंगना को सुई श्याट मोड़ी द्याई, दुष्ट हाथों ने गढ़वाल रोंदी द्याई, रोंदी द्याई। म्यारा वीर सुमन तुम कख छो आज, म्यारा वीर सुमन तुम कख छो आज। म्यारो टिहरी पर काला बादल छगे ना, तेरी बांध बनी की उजड़ी गाई, उजड़ी गाई। म्यारो मेहता को बाटो डूबी गाई, म्यारो दादा को हुक्का को गगड़ाट डूबी गाई, डूबी गाई। ये पंक्तियाँ, ये बेटा ऐसे कुछ मेरी गढ़वाली में छपी हैं। आपकी पंक्तियाँ भी इतनी प्यारी, और धन्यवाद, ऊपर से आपकी आवाज़। धन्यवाद तो बेटा। जैसे गढ़वाली भाषा की हम बात कर रहे हैं, आपने गढ़वाली में काफ़ी कुछ लिखा है, पर अगर आजकल की बात करें तो शायद लोगों को इतना, जो खुद गढ़वाली है उनको भी गढ़वाली भाषा का इतना ज्ञान नहीं है, उनको बोलना नहीं आता, अपनी ही भाषा नहीं आती उन्हें। तो आपको क्या लगता है गढ़वाली साहित्य के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या आवश्यकता है आज के समय की मांग? ये गढ़वाली तो हमारे अपने आप में बहुत समृद्ध है, पर क्योंकि घर का माहौल हमारा पहला मुखिया, जो हमारे मुखिया हैं, जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, वो अगर निरंतर अपनी गढ़वाली बोली में बोलते रहें घर के अंदर बच्चों के साथ, कम से कम उनको हर चीज़ का ज्ञान देते रहें, ये चीज़ हमारी गढ़वाली में ये होती है, वो चीज़ हमारी गढ़वाली में ऐसा बोला जाता है, चावल पकते हैं तो वो थक थक हो रहा है। तो कुछ चीज़ें हमारी माँ हमें सीखने को मिलती थी। जब चावल पकते थे माँ कहती थी पक जा भातू थक थक थक, मेरी बच्ची तय भूख लगी च पक जा भातू थक थक थक। तो थक 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 एक आभास भी है और एक दृष्टि को, एक परिवेश को भी पैदा करता है। वो चीज़ें ऐसा अगर बच्चों में हम डालना शुरू करें तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे अपनी गढ़वाली भाषा के प्रति कभी भी मुख नहीं मोड़ेंगे। ये मेरा विश्वास है पक्का। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लखड़ा बाबा अग्नि खिसकाओ, अब तो गैस का चूल्हा है, पर कभी कभी ऐसा भी परिवेश होना चाहिए घर में, जाड़े आ जाते हैं तब परिवेश बन जाता है कि दो ईंटें खड़ी कर ली हमने। इतना नहीं है कि हम जो बड़े बड़े घर भी अब ऐसे नहीं है आजकल के माहौल को देखते हुए, 2 लकड़ियाँ तुम आगे आगे खिसकाओ। उसमें ही माँ बहुत सारी बातें कहती थी कि देखो हम भी ना जैसे जैसे आगे चल रहा, हम पीछे पीछे, हमारा उम्र ऐसे ऐसी जा रही है। तो हम सोचते थे ये क्या चीज़ है, ये लकड़ी जल रही है, लेकिन ऐसा क्यों? तो हम माँ को
ऐसे करके कहते थे, इसका क्या मतलब, लकड़ी जल रही है उससे क्या, तुम्हें अपनी उम्र का क्या लेना है, माँ तुझे तिथना पर उम्र की लीण। पर माँ फिर समझाती थी कि बेटा ऐसा ही जीवन है। तो बेटा जीवन और विषय और उसके बाद हमारा ज्ञान, हमारी भाषा के प्रति हमारा रुझान, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे बच्चे। तो मैं चाहूँगी कि कभी हमारी बोली कम नहीं होएगी अगर हमारे जो परिवार के मुखिया हैं वो अपने आप में अपना परिवेश बनाएं, घर का, आंगन का, जो त्यौहार हैं, तीज हैं, त्यौहार, अभी बहुत सारी संस्थाएं हमारी लगी हुई हैं जिनमें कि मैं भी जुड़ी थी। धात संस्था, मैं बहुत पुरानी उसकी सदस्य रही और हमने बहुत कुछ किया था उसके लिए भी। अनेकों संस्थाओं से मैं जुड़ी हूँ। तो जो देहरादून की मैंने सदस्यता आजीवन की सबसे है और सब में मैंने काम किया है। तो ऐसा सब लगे हैं, सब लगे रहते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि परिवेश इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चे कुछ चीज़ों को नकारना चाहते हैं जी, लेकिन घर के उतने माहौल में भी माँ बाप हमें बहुत कुछ दे सकते हैं और देना चाहिए। ये मेरा बिल्कुल दिल से है ये बात कि घर के माँ बाप को, हमारे बड़ों को, बच्चों के प्रति, कुछ भाषाओं के प्रति उनको कभी कभी प्यार से कहना चाहिए कि ये हमारी मुख बोली है ना, इसको हमें करना है। और बाकी मेरा हिंदी का जो क्षेत्र है वो मेरा अपना जो जिसमें मेरी लगातार लिखनी चलती है वो मेरी हिंदी है। अगर आप हिंदी में भी कोई रचना सुनाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हिंदी में तो बेटा मेरी सोचिए आपकी 8 पुस्तकों में मैंने 100 कविताएं मेरी उसमें हैं। हाँ जी। और 40 साल से मेरा रेडियो स्टेशन, और जब से दूरदर्शन हमारा देहरादून आया मैं तब से लगातार अपनी जो सेवा है मेरे भगवान ने मुझे सौंपी हुई है मैं उसको दे रही हूँ 40 साल से, 80 से निरंतर। सन 80 से मैं नजीबाबाद आकाशवाणी जाती थी, तो वहाँ हमारे आदरणीय परम स्वर्गीय केशव अनुरागी जी, तो उनके समय से मेरा ये काव्य यात्रा शुरू हुई थी और आज तक भी जारी है और ईश्वर करे तो आगे भी जारी रहेगी। तो उसमें मैंने बहुत हिंदी में, तो मैंने सारा हिंदी में ही लिखा है। अभी मैं पिछले 2019 से और आज के डेट तक मैं रोज़ 3-3, 4-4 पोयम डालती हूँ जो अलग अलग सब्जेक्ट की होती हैं। वाह। मेरा ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जो मैं एक ही विषय को लिखूं। मेरा विषय हर परिवेश मुझे कचोटता है, हर परिवेश मुझे स्पर्श करता है, हर परिवेश मुझे चाहता है कि मैं अपने को उसमें रला लूं। हाँ जी। रल जाऊं मैं अपने परिवेश से, ऐसा है मेरा। आप खुद एक महिला हैं तो आपने महिलाओं पे, बेटियों पे काफ़ी कुछ लिखा है, तो उसकी कोई रचना आप सुनाएं हमें। तो हाँ, बेटियों पे मैंने अभी कुछ दिन पहले, अभी मेरा यूट्यूब भी है मेरा, कमलेश्वरी मिश्रा। हाँ जी, हाँ जी। और मैं फेसबुक में मेरा रोज़ में डालती हूँ, तो बेटी मैंने उसी में डाली थी अभी। मुझे बहुत अच्छा लगती है क्योंकि बेटियाँ जो है ना हमारी श्रृंगार हैं। बेटियाँ तो मैं सोचती हूँ धरातल हैं हमारी, जो वो धरातल हैं कि जिनमें हम चल भी सकते हैं। मतलब अगर इसको अन्यथा ना लें, वो वट वृक्ष है जिसकी छाया सबको मिल सकती है। जैसे गोवर्धन पर्वत कृष्ण जी ने उठाया था, उसके नीचे सारे लोग सुरक्षित थे। बेटियां हमें सुरक्षा देती हैं, बेटियां हमें उल्हाना देती हैं, बेटियां हमें संभालती हैं, बेटियां हमारी एक संसार की संरचना को जन्म देने वाली विराट अस्तित्व हैं। तो मैंने उसमें जो पंक्तियां लिखी थी, मुझे जितना याद होगा मैं बताऊंगी आपको। हाँ जी, स्वागत है। दुर्वासी बढ़ती हैं बेटियां, दुर्वासी बढ़ती हैं बेटियां, धूप छांव बरसात में बरगद की छांव है बेटियां, है ना। दुर्वा की तरह बढ़ती हैं बेटियां, धूप छांव बरसात में भी बट की घनी छांव है बेटियां, बेटियां सूरज की ताप और चंद्रमा की शीतलता हैं बेटियां। जन्म देती हैं बेटियां और शान बन जाती हैं बेटियां, जन्म देती हैं बेटियां और शान बन जाती हैं बेटियां। बेटियां हमारे जीवन की 4 चांदनी को फैलाने वाली होती हैं बेटियां। अगर मैं कहूँ, बेटियां हमारी जिंदगी की वो शान हैं जो पग पग पर हमारे राष्ट्र और हमारे संसार की एक बहुत वृहद जड़ है। ये इस पर मुझे इस वक्त इतनी ही याद आ रही है। वैसे रचना मेरी बड़ी है, तो मैंने बेटियों को पूजनीय और उस वट वृक्ष को समान माना है। जिस वट वृक्ष की जड़ें धरती में, उसकी शाखाएं फिर नीचे, और फिर गोलाई में जब वो एक रूप को ले लेता है, उसमें संसार बस जाता है, साम्राज्य बस जाता है। वो हमारी बेटियां हैं मेरे बच्चे। जी, आपने यहाँ जिक्र किया कि आप फेसबुक और यूट्यूब पे काफ़ी सक्रिय रहती हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए।
हाँ, मैंने यूट्यूब में करीबन अपनी बच्चा, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट वाला है तो मन को सोचती हूँ साहित्यकार हूँ तो मैं कभी खाली ना रहूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ मैंने अपनी पोयम डाली है उसमें जी। उसमें मैंने एक पोयम डाली है, मैं सुनाना चाहूँगी उसको। जी, स्वागत है। शाम शाम होती है, लोग कहते हैं बहुत निराशा है, पर मैं कहती हूँ शाम निराशा नहीं है, ये तो रात भी देती है, वो रात जिसमें चिंतन जन्म लेता है। वाह, तो उसमें मैंने ये यूट्यूब की प्रथम मेरी वो रचना मेरी है। हाँ जी। शाम होने लगी, रात भी तो चली आ रही है। जी। शाम होने लगी, रात भी तो चली आ रही है। तुझसे मिलने की चाहत रही, तुझसे मिलने की चाहत रही, साल सालों गए दिन यूं ही। वाह वाह, बहुत तुझसे मिलने की चाहत रही, साल सालों गए दिन यूं ही। जी। अब मेरा यह है कि वक्त ऐसा कौन सा जो बंधने नहीं देता है ना। जी। है कोई साल सालों गए दिन यूं ही, वक्त बंधने न दे आज भी, वक्त बंधने न दे आज भी। कौन सी बंदिशें हैं खड़ी, शाम होने को है, रात भी तो चली आ रही है। उसमें आखिरी पंक्ति मैंने जोड़ी थी। जी। है वही घर पुराना मेरा, मैं इसको घर समझती हूँ, ये नहीं कि हम किसी रेत बजरी के मकान में वो घर है। मेरे लिए घर हमारा हृदय है, या हर मनुष्य का घर उसका हृदय है। जी। है वही घर पुराना मेरा, जिसमें बातें हुई थी कई। है वही घर, है वही घर पुराना मेरा, जिसमें बातें हुई थी कई। जी, बहुत बेहद खूबसूरत। धन्यवाद, धन्यवाद कमलेश्वरी जी। वैसे तो साहित्य के लिए चंद लम्हे, ये कुछ मिनट काफ़ी नहीं है इसकी चर्चा के लिए, पर समय मुझे इतनी ही इजाज़त देता है। धन्यवाद। तो मैं बहुत बहुत फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप आए और आपने वक्त निकाला इतना हमारे कार्यक्रम के लिए, और आपकी साहित्य यात्रा का ये सेशन बहुत ही खूबसूरत रहा। मैं उम्मीद करती हूँ दर्शकों कि आपको भी ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। दूरदर्शन की नई पहल, जिसमें हम साथ लाए हैं एक नवोदित साहित्यकार को और एक वरिष्ठ साहित्यकार को, ये नई कोशिश, नई पहल आपको पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी साहित्य यात्रा की एक नई कड़ी के साथ, नए वरिष्ठ साहित्यकार के साथ। तब तक ख्याल रखिए और देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड।